हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए जूनियर अकाउंटेंट के लिए जनरल साइंस जो आपके सिलेबस में दे रखी है उसके पोर्शन को अपन कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत अपन लोगों ने शुरू की थी फर्स्ट यूनिट को, और फर्स्ट यूनिट के अंदर आज मुझे उम्मीद है कि ये आज अपना लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाश के बारे में, और प्रकाश के जो वर्ण विक्षेपण होता है यानी डिस्पर्सन होता है, उसके बाद किस प्रकार से जो है उसके अंदर स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर आते हैं, इंद्रधनुष जो है किस प्रकार से बनता है, कौन कौन से लेंसेज होते हैं, और आपका अंत में अपन पढ़ेंगे आंख के बारे में, मानव नेत्र के बारे में, और आंख से रिलेटेड जो दृष्टि दोष है उनके बारे में। और इस प्रकार से अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज के क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। आज की अपनी क्लास नंबर है 9, और यह रोजाना सुबह 11 बजे क्लास लगती है। तो आप सभी लोग देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं, अन्यथा आप लोग जो है हमारे द्वारा बनाए गए पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो कल की क्लास के बाद में जो लास्ट अपन ने डिस्कस किया था कल, वो था अपना विबग्योर। यानी कि ये जो विबग्योर है ये क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया था कि जब आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को गुजारते हो, यानी प्रिज्म से आप प्रकाश को गुजारते हो, तो वह प्रकाश आगे जाकर के अलग अलग कलरों में विघटित होता है, यानी अलग अलग कलर में बट जाता है। अब वो अलग अलग कलर कौन से होते हैं? वो कलर होते हैं विबग्योर। कौन कौन से कलर होते हैं? विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जो कि ये रहे आपके रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, इसी क्रम में ये मिलते हैं। सबसे ज्यादा कौन सा कलर विचलित हो रहा है? जो सबसे नीचे आ रहा है, यानी जो वॉयलेट कलर है, बैंगनी कलर है, वह सबसे ज्यादा विघटित होता है। और उससे थोड़ा सा कम विचलित कौन सा होगा? तो इंडिगो। उससे थोड़ा सा ऊपर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये अगर विबग्योर शब्द आपको याद रह गया तो इसमें सीधे सीधे से एक तो ये याद हो जाएगा कि जो सफेद प्रकाश है वह कौन कौन से कलर्स में, कौन कौन से रंगों में विघटित होता है, और कौन सा रंग ज्यादा विचलित होता है और कौन सा रंग कम विचलित होता है, ये बात आपको पता चल जाएगी। सबसे ज्यादा विचलित होने वाला रंग कौन सा है? वॉयलेट। और सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? रेड। ठीक है, विबग्योर जो है ये तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए क्रम में है। क्लियर, ये चीज भी ध्यान रखना। प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में रंगों के इस व्यवस्थित प्रतिरूप, यानी इस पैटर्न को अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो पैटर्न मिला है ना आपको अलग अलग कलर का, ये एकदम देखो व्यवस्थित रूप में है। और ये इस डायग्राम में ही नहीं, आप कभी भी प्रिज्म से जब प्रकाश गुजारोगे तो प्रकाश जो अलग अलग कलर में विघटित होगा उसमें यही कलर्स आपको दिखाई देने वाले हैं। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट कलर ही आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपको कलर्स का एकदम व्यवस्थित पैटर्न आपको दिखाई देता है, उस पैटर्न को अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्लियर, चलिए बात करते हैं कोणीय विक्षेपण की। कोणीय विक्षेपण का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका रेड कलर है वो कितना विचलित हुआ, और ये वॉयलेट कलर कितना विचलित हुआ। इन दोनों का जो अंतर है, वॉयलेट और रेड रंग का जो विचलित होने का अंतर है, उसे अपन कहते हैं कोणीय विक्षेपण। और कोणीय विक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, और ये किसके बराबर होता है? डेल वी माइनस डेल आर के इक्वल होता है। डेल वी का मतलब क्या है? तो बैंगनी रंग का विचलन कोण कितना है, और डेल आर का मतलब होता है लाल रंग का विचलन कोण कितना है। समझ में आ गई बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने आ जाता है अब वर्ण विक्षेपण समता के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वर्ण विक्षेपण समता, जिसे अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ण विक्षेपण समता का मतलब है डिस्पर्सन पावर। तो किसके बारे में बात करेंगे? वर्ण विक्षेपण समता के बारे में अपन बात करेंगे। तो कोणीय विक्षेपण तथा मध्य किरण, यानी जो बीच की किरण है और बीच में मध्य में कौन सी किरण आ रही है? तो विब, फिर योर, बीच में कौन सी आ गई? तो आपकी यानी कि वाय वाली, कौन सी? येलो, पीले रंग की जो किरण है उसके विचलन के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण समता का मतलब क्या है कि आपका जो कोणीय विक्षेपण है वो, और जो मध्य में आने वाला रंग है जो कि है आपका पीला रंग, उस पीले रंग का विचलन कोण, इन दोनों का अगर हम अनुपात निकाल लें, किसका किसका? कोणीय विक्षेपण का और पीले रंग की किरण का विचलन कोण का अनुपात अगर अपन निकालते हैं तो उस अनुपात को प्रिज्म का जो पदार्थ है उसकी वर्ण विक्षेपण समता कहते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन डेल वाई। क्या हो जाएगा? थीटा अपॉन में डेल वाई, और थीटा की वैल्यू क्या होगी? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में डेल वाई। क्या होगी? डेल वी माइनस डेल आर अपॉन में आपका डेल वाई हो जाएगा। आपको बता दूं कि जो डेल है, जो थीटा, ये जो डेल है, इस डेल की वैल्यू क्या होती है? तो डेल का मतलब होता है n माइनस वन इंटू ए। क्या होता है? n माइनस वन इंटू ए, और a का मतलब है प्रिज्म कोण। जो प्रिज्म का कोण है उसे अपन a से प्रदर्शित करते हैं, और प्रिज्म कोण आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है अगर इससे रिलेटेड कभी न्यूमेरिकल आएगा तो इसलिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो डेल इज इक्वल टू क्या है? n माइनस वन इंटू ए, और a का मतलब क्या है? आपका प्रिज्म कोण। क्लियर? देखिए अब, तो यहां पर n माइनस वन इंटू ए है, तो डेल v की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो डेल v का मान हो जाएगा यहां पर जो भी n की वैल्यू v में आएगी वो n v का मतलब है कि जो वॉयलेट कलर की प्रकाश किरण है उसका अपवर्तनांक। क्या? अपवर्तनांक। जो ये n है, ये n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपवर्तनांक को। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो डेल इज इक्वल टू होता है n माइनस वन इंटू ए का मतलब है प्रिज्म कोण। तो n, डेल v माइनस डेल आर क्या हो जाएगा? एन वी माइनस एन आर अपॉन में n माइनस वन, एन वी माइनस एन आर अपॉन में n माइनस वन। अब देखिए, एक उदाहरण की बात करते हैं जिससे कि आपको यह स्पेक्ट्रम आपके डेली लाइफ में आपको कभी दिख सकेगा। दैनिक विज्ञान का मतलब ही क्या है कि जो आप विज्ञान को देख सको अपने रेगुलर लाइफ में। तो आपने इंद्रधनुष को जरूर देखा होगा। जो इंद्रधनुष होता है, उस इंद्रधनुष के अंदर 7 कलर होते हैं, और वो 7 कलर जो है उनको अपन अलग अलग प्रकारों में बांटते हैं। उसकी पूरी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले तो इंद्रधनुष कौन कौन सी घटनाओं के घटित होने पर बनता है? तो इंद्रधनुष केवल और केवल किसी एक घटना के होने पर, या ऐसा नहीं है कि प्रकाश में जो है आसमान में जाकर के कोई ऐसे ऐसे कलर ढोल देता है 7 रंग और दिखाई दे देते हैं, नहीं। उसका कारण बेसिकली ये होता है कि उसमें एक तो परावर्तन घटना घटित होती है, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तीसरा अपवर्तन होता है, और चौथा वर्ण विक्षेपण होता है। ये 4 घटनाएं जब घटित होती है तब इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। कौन कौन सी घटनाएं? परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब ये 4 घटनाएं होने पर भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है सीधा सीधा इंद्रधनुष दिखाई देगा। क्लियर? इसमें भी आपके जो है इंद्रधनुष के भी 2 प्रकार होते हैं। ये जो कलर है इसमें भी 2 प्रकारों में बांटा गया है इंद्रधनुष को। कौन कौन से? देखिए,
पहला है प्राथमिक इंद्रधनुष यानी प्राइमरी इंद्रधनुष, और दूसरा है द्वितीयक इंद्रधनुष। तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो है वो बनता है 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन से। तो इंद्रधनुष प्राथमिक वाला प्राइमरी इंद्रधनुष कब बनेगा, प्राइमरी रेनबो कब बनेगा, जब आपके 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार परावर्तन होगा। क्लियर। इसमें क्या होगा कि जो लाल रंग है, रेड कलर जो होता है वो तो बाहर की साइड होगा, और बैंगनी रंग जो है वो अंदर की ओर होगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो जो है वो कब बनेगा, तो 2 बार अपवर्तन होने पर और 2 ही बार परावर्तन होने पर। तो 2 बार अपवर्तन तो दोनों ही केस में होगा, यानी इंद्रधनुष बनना है तो सीधी सी कंडीशन 2 बार अपवर्तन। हाँ, 1 बार परावर्तन हुआ तो प्राथमिक इंद्रधनुष, 2 बार परावर्तन हुआ तो द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। ठीक है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वो बाहर की ओर होगा, और जो आपका बैंगनी रंग है वो अंदर की ओर होगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, बैंगनी रंग तो है वो बाहर की ओर चला जाएगा, और जो लाल रंग है वो अंदर की ओर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इंद्रधनुष और वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप निश्चित रूप से ही कर पाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं लेंस के बारे में। तो सबसे पहले लेंस के प्रकारों की बात करेंगे और लेंस क्या है इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा कि 2 अपवर्तक पृष्ठों, 2 अपन ने क्या ले ली, अपवर्तक पृष्ठ ले ली। 2 अपवर्तक पृष्ठों दोनों या तो आपकी वक्र होगी या फिर एक वक्र और एक समतल। क्लियर। 2 अपवर्तक पृष्ठ ले लेंगे जिसमें क्या होगा कि दोनों की दोनों वक्र होगी या फिर एक वक्र और एक समतल होगी। ठीक है। तो इनके बीच में स्थित समांग पारदर्शी माध्यम जो है, जैसे कि आप कांच को ले सकते हैं, तो जो समांग पारदर्शी माध्यम होगा उसे अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्लियर। तो लेंस कब बनता है, जब 2 आपके अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं। अब वो दोनों आपके हो सकते हैं वक्र हो या एक वक्र हो और एक समतल हो, तो इनके बीच में जो स्थित आपका समांगी पारदर्शी माध्यम होगा 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच में, उस माध्यम को अपन क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। अब वक्र पृष्ठ जो है वो गोलीय हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है या फिर परवलयाकार हो सकता है। तो अब वो जैसे लेंस की हमें जरूरत होगी उस आकार का अपन लेंस ले सकते हैं। ठीक है। गोलीय ले सकते हैं, बेलनाकार ले सकते हैं, परवलयाकार ले सकते हैं। मुख्यतः यह 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के। वैसे टोटली आपको बता दूं कि 8 प्रकार के लेंस होते हैं। कितने प्रकार के लेंस होते हैं, 8 प्रकार के लेंस होते हैं। कैसे सर, तो आपका जैसे उत्तल लेंस है और अवतल लेंस है, ऐसे ही अगर हम इन दोनों में एक तरफ समतल समतल कर देवे तो ये कैसे बन जाएंगे, तो ये आपके बन जाएंगे आपके कैसे, समतल पृष्ठ वाले। एक पृष्ठ समतल हो जाएगा तो समतल उत्तल हो जाएगा, या समतलोतल कहा जाता है, समतल अवतल समतलातल कहा जाता है। यानी कि समतल अवतल लेंस और समतल उत्तल लेंस। ठीक है। तो 4 तो ये हो गए। फिर क्या होता है कि उत्तल और अवतल को मिक्स किया जाता है तो उत्तलोतल अवतल लेंस भी बनते हैं। इस प्रकार से टोटल 8 प्रकार होते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, केवल 2 लेंस याद रखना। पहला लेंस है उत्तल लेंस जिसे अपन अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपके अवतल लेंस जिसे अपन अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। किनारों पर जो है उत्तल लेंस होगा वो पतला होगा और बीच में से जो है मोटे होते हैं। कौन से, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है
वो साइड से यानी किनारों पर तो कैसे होंगे, पतले होंगे, और बीच में जो है ये मोटे होते हैं। और जो अवतल लेंस है, जिन्हें अपन अपसारी लेंस कहते हैं, वो अपसारी लेंस जो है आपके क्या होते हैं, किनारों पर तो मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। समझ में आ गई बात, क्या होते हैं, किनारों पर तो मोटे होते हैं और बीच में पतले होते हैं। उन लेंस को कहा जाता है अवतल लेंस। और जो उत्तल लेंस होते हैं वो साइड से यानी किनारों पर पतले पतले हो जाएंगे, एकदम यूं है, इस शेप में होते हैं, किनारों पर पतले और बीच में मोटे हो जाते हैं। ठीक है, इनके दूसरे नाम जरूर याद रखें। जैसे उत्तल लेंस है, इसे अपन क्या कह रहे हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो आपका अवतल लेंस है उसे अपन अपसारी लेंस कहते हैं। ये 101% आपसे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी चांसेस है, यानी कि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, डायग्राम दोनों का दे ही रखा है। ये उत्तल लेंस का डायग्राम हो गया और ये आपके अवतल लेंस का डायग्राम हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं अपने लेंस के सूत्र की। किसकी बात करेंगे, लेंस के सूत्र की बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, तो लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र क्या कहता है, जैसे अपन ने दर्पण सूत्र की बात की थी वैसे ही लेंस के सूत्र की बात की जाए तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू n2 में n1 माइनस 1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। n1 और n2 क्या है, तो n1 और n2 जो है वो आपके एक है लेंस का अपवर्तनांक और एक है आपके किसका अपवर्तनांक, जिस माध्यम में आप लेंस सूत्र लगा रहे हो। ठीक है, तो आपका एक है n1 जो है वो तो माध्यम का अपवर्तनांक है और n2 जो है वो लेंस का अपवर्तनांक है। क्लियर, चलिए अब यहां पर इसी फॉर्मूले को हम जो है दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं और वो दूसरा रूप क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u भी लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात, क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिख सकते हैं। f का मतलब हो गया फोकस दूरी, f का मतलब क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। v का मतलब हो जाएगा प्रतिबिंब की जो लेंस है उससे कितनी दूरी है। और तीसरा u का मतलब हो जाएगा वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी। समझ में आ गई बात, तो लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू होता है n1/n2 माइनस 1 गुणा 1/r1 माइनस 1/r2। r1 और r2 क्या है, तो जो लेंसेज है उनकी रेडियस है, और n1 और n2 क्या है, तो अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, और n1 किसका है, माध्यम का अपवर्तनांक है और n2 आपके लेंस का अपवर्तनांक है। 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। क्लियर, चलिए अब बात करते हैं लेंस के आवर्धन की, यानी कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या कहता है। तो लेंस का जो आवर्धन है उसका मतलब होता है कि बेसिकली जो प्रतिबिंब बना है और जो वस्तु है उसकी ऊंचाई की तुलना करना या उनकी दूरियों की तुलना करना या उनके वेग की तुलना करना। इस प्रकार से जब अपन प्रतिबिंब के किसी भी गुण की तुलना वस्तु के उसी गुण से करते हैं तो उन दोनों का जो अनुपात होता है उसे अपन आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी कितना बढ़ गया। ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई, ये भी आपका क्या होगा, आवर्धन होगा। v/u ये भी आपका क्या होगा, आवर्धन होगा। और h' ये भी आपका क्या होगा, आवर्धन होगा। क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए लेंस की समता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, लेंस की समता की, यानी पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। तो लेंस के द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को
लेंस की समता कहते हैं। ठीक है, तो लेंस के द्वारा जो आपतित किरण है यानी आने वाली जो किरणें हैं उनको कितना मोड़ सकती है, उस मोड़ने की जो शक्ति है उसी को अपन क्या कहते हैं, लेंस की समता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की समता कहते हैं। और लेंस की समता कैसे निकाली जाएगी, P इज इक्वल टू 1/f से। किससे निकाली जाएगी, P इज इक्वल टू 1/f से। समझ में आ गई बात। और इस लेंस की समता का जो मात्रक है यानी इसको किसमें मापा जाता है, तो इसे मापा जाता है डाइऑप्टर में। किसमें मापा जाता है, डाइऑप्टर में। इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात। तो लेंस की समता का मतलब है लेंस के द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की शक्ति या उसको मोड़ने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे, जिसे अपन किससे मापते हैं, डायोप्टर यानी कैपिटल डी से मापते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, जहां पर P का मतलब है लेंस की क्षमता और F का मतलब क्या है, तो F का मतलब होता है फोकस दूरी। क्या होता है, फोकस दूरी। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकता है। तो याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। और जो अवतल लेंस होता है उस अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। समझ में आ गई बात। ये सीधे सीधे से आपको याद रखने की जरूरत है। लेंसों का अगर संयोजन किया जाता है यानी अगर अपन ने 3, 4, 5, 10, 15, 20 अपनी इच्छा हुई उतने लेंसेज ले लिए और उनका संयोजन करा, उनको मिला दिया, संयोजित कर दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया उनका, तो फिर ऐसे में अगर हमें उन सभी लेंसेज को मिलाने पर एक लेंस बना होगा, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जो नया लेंस बना उसकी, और साथ ही साथ उस नए लेंस की क्षमता यानी पावर क्या होगी, ये हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो सीधा सीधा इस फॉर्मूले से 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश डैश डैश, ऐसे ही आप 4, 5 जितने भी हो। ठीक है। और आपको पता है कि 1/f जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है पावर को। किसको, पावर को यानी क्षमता को। समझ में आ गई बात। तो अपन 1/f को क्या लिखेंगे, पावर यानी P, 1/f1 को P1, 1/f2 को P2, 1/f3 को P3। इस प्रकार से इन सभी क्षमताओं को अपन सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो आपको याद क्या रखना है कि जब बात की जाती है आपके किसकी, फोकस दूरी की, तो 1/ में फोकस दूरी करके सभी अलग अलग लेंसेज की जोड़ दीजिए। मतलब जो दे रखी हो आपके फोकस दूरी उसका उल्टा कर कर करके जोड़ेंगे तो निकलेगी इक्विवेलेंट फोकस दूरी। जब बात की जाए कि अगर आपको पूछा गया सभी लेंसेज की मिलाकर के क्षमता कितनी होगी, पावर कितनी आएगी, तो सभी लेंसेज की जो अलग अलग पावर होगी उन सभी पावर्स को जोड़ दीजिए। ठीक है। और अगर बात की जाए आवर्धन की, मैग्निफिकेशन की, तो एक लेंस का कितना मैग्निफिकेशन है, दूसरे का कितना है, तीसरे का कितना है, चौथे का कितना है, ऐसे सभी का अलग अलग मैग्निफिकेशन लिख करके उन सभी का गुणा कर देंगे। तो एम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, M1 गुणा M2 गुणा M3 गुणा M3 M4 M5, ऐसे अलग अलग सभी आवर्धन क्षमताओं का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो याद क्या रखना है, फोकस दूरी के लिए क्या करोगे, उल्टा कर करके जोड़ोगे। क्षमता के लिए क्या करोगे, सीधे सीधे सबको जोड़ दोगे। आवर्धन क्षमता के लिए क्या करोगे, गुणा करोगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है लेंस की समता में परिवर्तन। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जामों में अलग 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 आ चुके हैं, इसलिए भैया इसको तो अच्छे से टिक कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो मैं बता दूं आपको पहले ही, बहुत ही कम बच्चे होंगे, बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे। हाँ, तुक्का मारना एक अलग चीज है, बाकी जो सिलेक्शन अगर लेना चाहते हो तो इसको समझना ही पड़ेगा। और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत।
देखिए लेंस में परिवर्तन कब होगा, पहले इस चीज को समझना होगा। बात यह है एक्चुअली कि जो लेंस होता है उसकी क्षमता कुछ न कुछ तो दे रखी होती है, लेकिन जब उसे किसी माध्यम में ले जाया जाता है तो उसकी क्षमता में परिवर्तन आता है, उसकी जो पावर होती है उसके अंदर परिवर्तन आता है। ठीक है, अब वो परिवर्तन कैसे आता है और कब उत्तल लेंस एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, या कब एक अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, या कब एक लेंस जो है केवल और केवल एक कांच के रूप में, सामान्य कांच जैसा होता है उस रूप में कार्य करेगा, कब करेगा, इसकी अलग अलग 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि N1 जो है इस पूरे टॉपिक के अंदर आपके किसको रिप्रेजेंट करेगा, लेंस के अपवर्तनांक को। N1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेंस है उसके अपवर्तनांक को, और N2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माध्यम का जो अपवर्तनांक है उसको। क्लियर। अब देखिए अगर पहला केस लेते हैं और वो मान लीजिए आ गया कि जो लेंस की अपवर्तनांक है, जो लेंस है उसका जो अपवर्तनांक है वो अगर आपका माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा है, यानी N1 इज ग्रेटर देन N2 है। क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2 है, तो आपके क्षमता जो है वो घट जाती है और फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। ये ध्यान रखना। अब देखो N1 और N2 पर डिपेंड करता है आपका क्या, क्षमता और फोकस दूरी। ठीक है, अगर N1 ज्यादा है N2 से, यानी लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है माध्यम से, तो क्षमता जो है उसकी वो तो कम हो जाएगी और फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। और आपको याद रखना है कि इसकी जो प्रकृति होगी, यानी उत्तल लेंस है वो उत्तल लेंस ही रहता है, अवतल लेंस है वो अवतल लेंस ही रहता है, प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर, याद रखना। दूसरा पॉइंट देखिए, N1 बराबर N2 आ जाए, यानी कि आपके लेंस का अपवर्तनांक और जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक बराबर हो। क्या हो, बराबर हो, तो फिर फोकस दूरी जो है वो तो हो जाती है अनंत। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, और समता जो है वो समाप्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि P यानी समता बराबर होता है 1/f, और f यानी कि आपकी है फोकस दूरी, वो हो गई अनंत, तो 1/इनफाइनाइट 0, यानी समता जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। और समता जो है समाप्त हो जाती है ऐसे माध्यम में लेंस को डुबाने पर लेंस दिखाई नहीं देता है। कैसे, लेंस जो है वो लेंस की तरह कार्य नहीं करता, लेंस दिखाई ही नहीं देता, बल्कि वो एक समतल प्लेट जो होती है कांच की उसकी भांति व्यवहार करता है। ठीक है, पहला केस क्या है, कोई प्रकृति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा है तो, मतलब लेंस खुद अगर पावरफुल है उसके पास ज्यादा अपना अपवर्तनांक है तो वो किसी से नहीं डरता, इसलिए उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आमने सामने बराबर हो जाए, यानी लेंस का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाए, तो क्या होगा, तो बराबर होने पर क्या हो जाएगा कि एक दूसरे के दोनों प्रभाव को खत्म कर देंगे और फिर जो लेंस है वो एक समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। अब तीसरा केस आता है कि आपका अगर माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया, माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यानी कि अब देखो पहले क्या था कि जो मारने आए थे वो कम थे और आगे कितने गुंडे थे, ज्यादा गुंडे थे, इसलिए कौन जीता, ज्यादा गुंडों वाला, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको, है ना। दूसरे में क्या हुआ, दोनों तरफ 5-5 आदमी थे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एक जो है फिटूस कर देते एक दूसरे को और चले जाते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि मारने वाले जो है वो ज्यादा आ गए, माध्यम जो है उसके चारों तरफ वो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास में ज्यादा अपवर्तनांक है, तो वो अब की बार इफेक्ट डालेगा, और इफेक्ट ऐसा डालेगा कि आपके फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाएगी, समता जो है वो घट जाएगी और लेंस की प्रकृति बदल जाती है। ये ध्यान रखना, जब माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है
तो ज्यादा होने की स्थिति में आपका जो लेंस है उसकी प्रकृति बदल जाएगी और उत्तल लेंस एक अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस जो है वो एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। समझ में आ गई बात? तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है, सीधे सीधे आपसे पूछी जा सकती है। ठीक, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर अपन ने जो है क्या कर दिया, किसी भी लेंस का अपवर्तनांक आपको दे दिया जाएगा, जैसे ये रहा, देखो कि पानी जो है अपवर्तनांक उसका 1.33 है, ठीक है, क्लियर, के अंदर अगर हम जो है हवा बुलबुला जिसका अपवर्तनांक होता है 1 हवा के बुलबुले का, तो दिखाई तो देता है उत्तल लेंस की भांति, ठीक है, लेकिन जो हवा में आपके पानी के अंदर बुलबुला बन जाता है ना जब साबुन से कपड़े वगैरह धोते हो तो दिखाई तो कैसा देता है, उत्तल लेंस के जैसा उभरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो काम किसकी तरह करेगा, तो उसका जो व्यवहार होता है वो अवतल लेंस की तरह होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब साबुन से अपन कपड़े वगैरह धोते हैं तो जो बुलबुले बनते हैं वो बुलबुले किस लेंस की भांति व्यवहार करेंगे, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन दिखाई किस लेंस की तरह दिखते हैं, तो उत्तल लेंस की तरह ये दिखाई देते हैं। ये क्यों हो पाता है, क्योंकि जो आपका पानी है चारों तरफ उसका अपवर्तनांक ज्यादा है, माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है हवा के अपवर्तनांक के कंपैरिजन में, और बुलबुला किससे बना है, हवा से। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया कि जो वस्तु है, जो लेंस है, वो किससे बना हुआ है, हवा से, और माध्यम जो है वो है पानी। तो पानी का माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस में बदल जाएगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस में बदल जाता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। फिर देखिए, ये लेंस से प्रतिबिंब बनाने के नियम है, लेकिन चूंकि अब आपका एग्जाम नजदीक है इसलिए मैं आपको ये नियम नहीं समझा रहा हूं। फिर भी अगर किसी को समझने हो और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, नियम कैसे डायग्राम बनते हैं, तो एलडीसी की साइंस की क्लासेस में जो प्रकाशिकी टॉपिक चल रहा है वो पूरे के पूरे वीडियोस देख लेना, उसमें अच्छे से डिटेल में मैंने समझाया है। यहां पर आप सीधे सीधे याद कर लीजिए अब कि अगर अनंत पर वस्तु है तो उत्तल लेंस की स्थिति में, कब, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस की स्थिति में अनंत पर वस्तु होने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बिंदु के रूप में एफ पर बनेगा। इनफाइनाइट और 2f के बीच में अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा और f और 2f के मध्य बनेगा। 2f के ऊपर ही अगर है तो वास्तविक, उल्टा और समान आकार का 2f पर ही बन जाएगा। 2f और f के मध्य में अगर है तो वास्तविक, उल्टा और 2f और इनफाइनाइट के मध्य में बनेगा। ठीक है, f पर है अगर तो वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। f और o के मध्य में अगर है तो कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा, और उसी तरफ में बनेगा इनफाइनाइट और बिंब यानी वस्तु के मध्य में। तो ये केस जो है आप सीधे सीधे अब याद कर लेना कि वस्तु कहां रखी हुई होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये सीधा सीधा एक आधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 101%, क्योंकि एलडीसी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में भी पहले वाले पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। क्लियर? चलिए याद कर लेना। ये तो थे उत्तल लेंस के केस। अब ये अवतल लेंस के 2 केस है, इसमें 2 ही केस है। ठीक है, अवतल में पहला केस है अगर अनंत पर हो तो आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है और उसी और बनता है और एफ पर बनता है। लेंस के अगर सामने ले आए तो आभासी, सीधा, छोटा और एफ और प्रकाशिकी केंद्र के मध्य में बनेगा। क्लियर? चलिए अब इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्या आ जाते हैं, जो आंकिक अपने क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वो एक क्वेश्चन मैं आपको यहां समझा रहा हूं, आगे मैं 3 क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूं जो एलडीसी एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग खुद करेंगे। हाँ, मुझे पता है कि सर हमें ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे या ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7073153937। इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, ये सीधी सी बात है, पेड नोट्स है, ठीक है, चार्ज लगेगा,
लेकिन बहुत ही मिनिमम शुल्क है और पूरे साइंस के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु एक लेंस से 30 सेंटीमीटर पर स्थित है, परिणामी प्रतिबिंब की ऊंचाई का परिमाण जो है वो 2 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो आपको दे क्या रखा है, 6 सेंटीमीटर की एक वस्तु है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है, तो वस्तु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, वो भी माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब व्युत्क्रमित है यानी उल्टा बनेगा, और जैसे ही प्रतिबिंब उल्टा होगा तो सीधी सी बात है कि वहां पर हाइट जो है वो नेगेटिव आएगी। क्लियर? और आपका जो ऑब्जेक्ट की दूरी है यानी यू जो है, वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 30 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है कि एफ की वैल्यू बताओ। क्लियर? तो अब क्या करेंगे अपन, सीधे सीधे से फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा वाला? पहला फॉर्मूला, m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, एच आई अपॉन में एच ओ, और ये बराबर होता है b अपॉन यू के, ये भी बता रखा है मैंने। और ये भी आपको पता है कि 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू होता है। ये सब फॉर्मूले हैं, अब ये मत कहना कि ये नहीं पता है, ये फॉर्मूला अभी जस्ट अपन पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसी को तो अपन क्या कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं। तो इस लेंस सूत्र का अपन क्या करेंगे, यहां से u v और f में एक रिलेशन है अपने पास में, और एक यहां पर है कि m बराबर होता है v अपॉन में u। तो अपन ये करेंगे कि यहां से v की वैल्यू u और f के टर्म में निकाल करके यहां पुट करेंगे तो एक नया रिलेशन निकल करके आएगा, m इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, f अपॉन में u प्लस एफ। क्या आएगा, f अपॉन में u प्लस एफ निकल करके आ जाएगा। क्लियर? m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f अपॉन में u प्लस एफ। क्लियर? अब f और uf, तो देखो f की वैल्यू जो है वो तो निकालनी है, m की वैल्यू जो है वो एच आई अपॉन एच ओ से निकल जाएगी। क्लियर? देखिए मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं, है ना, इसको ये देख लीजिए। देखिए m इज इक्वल टू क्या होगा, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी है, 2 सेंटीमीटर, वो भी माइनस साइन के साथ, और ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी माइनस का 1/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ गया, m कितना आया, माइनस का 1/3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब m बराबर अपन ने जो है इस फॉर्मूले और इसको यूज करके निकाला, वो आया f अपॉन में u प्लस एफ। ठीक है, m इज इक्वल टू हो गया एफ अपॉन में u प्लस एफ। तो अब m की वैल्यू हो जाएगी -1/3, f की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू 30 है, 30 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30 प्लस एफ बराबर माइनस का 3f। क्लियर? ठीक है, अब ये जो है आपका इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा उधर, तो ये आ गया 4f इज इक्वल टू -30, तो f इज इक्वल टू आ गया माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जो है लेंस की कितनी निकल करके आ जाएगी, माइनस का 7.5 सेंटीमीटर। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को वापस से लिखना और इन फॉर्मूलों को लिखना और इसे करना सीखिएगा, है ना, 1-2 बार करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए अपने पास में 3 क्वेश्चन है, 1, ये 2, ये 3, ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके, पहले ही बता दूं, थोड़ा से बड़े करूं क्या, चलो बड़े कर देता हूं, है ना। ये देखिए, तो ये 3 क्वेश्चन जो है तीनों के तीनों एलडीसी 2018 के अंदर आ चुके हैं, ये तीनों क्वेश्चन। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को खुद सॉल्व करेंगे, और जैसे मैंने आपको सिखाए हैं उसी प्रकार के ये तीनों क्वेश्चन है। जो फॉर्मूले अभी तक बताए हैं उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके तीनों सॉल्व होंगे। सॉल्यूशन भी परफेक्ट मैंने यहाँ लिख रखे हैं, आप आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर? अब बात करते हैं दृष्टि दोष तथा उसके निवारण की। तो दृष्टि दोष होता कब है, जब आंखों के अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके ऊपर या तो कचरा आ जाए या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो आंख का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। आंख के कुछ भाग हैं जिनका नाम याद रखना,
श्वेत पटल, जो आपका ब्लैक ब्लैक भाग होता है उसके पास में जो व्हाइट व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं ना दोनों आंखों में, किसी किसी के भूरे कलर का भी होता है, तो वो श्वेत पटल कहलाता है। मांसपेशियां, द्रव भरा रहता है इसके अंदर, ठीक है। कॉर्निया, जो बार बार ऊपर नीचे वो ब्लैक वाली है ना, पुतली होती है एकदम जो डार्क ब्लैक होती है बीचों बीच, परितारिका लगी होती है, रक्त पटल होता है, दृष्टि पटल होता है और प्रकाश नाड़ी होती है। यानी कि ये पूरे की पूरी जो नाड़ी है, प्रकाश नाड़ी, उसी से अपने को यहाँ पर ये सब कनेक्शन देता है अपने दिमाग में। आंखों का जो कनेक्शन है वो दिमाग में प्रकाश नाड़ी के माध्यम से ही रहता है। समझ में आ गई बात। अब देखो, नेत्र की संरचना में तो आपको जो है कोई क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं, फिर भी डायग्राम में जो है ये नाम बताए मैंने वो याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आंख बनी हुई आ जाए और पूछ ले कि ए बी सी इसमें जो है वो किस किस भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये याद रखना कि प्रकाश नाड़ी होती है, दृष्टि पटल होता है, रक्त पटल, परितारिका, पुतली, कॉर्निया, जलीय द्रव, मांसपेशियां और श्वेत पटल। क्लियर। अब थोड़ी सी आंख के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि इस नेत्र की संरचना के बारे में मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा 10 से 15 मिनट का। उसके बाद आपका ये प्रकाश वाला टॉपिक भी जो है यहाँ पर हो जाएगा समाप्त। तो अब मिलेंगे अपन अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक आप लोग कौन सा चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।